हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की पहली डिजीज कंडीशन आज हम डिस्कस करें जिसका नाम है एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म। दोस्तों आज हम जानेंगे एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म होता क्या है, ये किसकी वजह से होती है, इसकी वजह से पर्सन के अंदर कौन कौन से साइंस सिम्टम देखने को मिलते हैं, इस बीमारी का पता हम कैसे लगा सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे इसे हम ठीक कर सकते हैं, क्या हम नर्सिंग केयर इस प्रकार के पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। साथ में जो कॉलेजेस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एनसीपी का काम भी, मतलब एनसीपी जो आप बनाते हैं कॉलेज के अंदर, उनके लिए भी छोटी सी हेल्प यहाँ पे हो जाएगी। मतलब आपको किस किस टॉपिक पे एनसीपी बनानी है उनके आपको नाम जरूर बता दिए जाएंगे। तो ये कंपटीशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और कॉलेज में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म होता क्या है। एन एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म रिजल्ट्स फ्रॉम द डैमेज टू द मीडियल लेयर ऑफ द एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ द आयोटा। जो आयोटा है उसकी जो मिडल लेयर होती है उसके अंदर डैमेज हो जाना, लेकिन नाम क्या है, एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म। तो सीधी सी बात है, एब्डोमिनल पोर्शन का जो आयोटा है उसकी मिडल लेयर में ही डैमेज होगा। उस डैमेज की वजह से जो डिजीज कंडीशन कॉज होगी उसका नाम क्या है, एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म। अब जानते हैं एन्यूरिज्म होता क्या है। एन्यूरिज्म कॉमनली रिजल्ट्स फ्रॉम एथेरोस्क्लेरोसिस। जो एन्यूरिज्म है वो कॉमनली एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन है विच ओवर टाइम कॉज ए वीकनिंग इन द मीडियल लेयर ऑफ द आर्टरी। जो आर्टरी है उसकी जो मीडियल लेयर है वो वीक हो जाएगी। किसकी वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो मोस्टली जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है एन्यूरिज्म का या फिर एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म का बोल सकते हैं आप। तो ये जो एन्यूरिज्म है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर किसी पर्सन को एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है तो उसकी वजह से जो आर्टरी उसकी मिडियल लेयर जो है वो वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी और वो डैमेज हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, उसकी वजह से एन्यूरिज्म कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंटिन्यूड वीकनिंग फ्रॉम द फोर्स ऑफ ब्लड फ्लो रिजल्ट्स इन आउट पाउचिंग ऑफ द आर्टरी एंड फॉर्मेशन ऑफ द एन्यूरिज्म। अगर कंटिन्यूस वो आर्टरी की जो वॉल है या फिर जो मीडियल लेयर है वो अगर वीक हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो होगा वो ब्लड फ्लो तो कंटिन्यूस उसी फोर्स में बहता रहेगा। तो उसकी वजह से जो वॉल वीक हुई है वो डैमेज हो जाएगी, वो रप्चर हो जाएगी और उसकी वजह से आउट पाउचिंग बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ये आयोटा है, ओके, बिल्कुल ये सीधी बिल्कुल स्ट्रेट है, ये नॉर्मल है, लेकिन अब क्या हो जाएगी यहाँ पे इस प्रकार से, मतलब ब्लीडिंग होके यहाँ पे इधर इस प्रकार से आपको स्वेलिंग वगैरह नजर आएगी। तो ये क्या है, ये आउट पाउचिंग यहाँ पे पेशेंट के अंदर बन जाएगी। आगे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ द एन्यूरिज्म, और वहाँ पे एन्यूरिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, एन्यूरिज्म वहाँ पे बन जाएगी। नेक्स्ट है, द एन्यूरिज्म में देन कॉज ए रप्चर एंड लीडिंग टू हेमरेज, हाइपोवोलेमिक शॉक एंड पॉसिबली डेथ। अगर किसी पर्सन को एन्यूरिज्म होता है तो उसमें क्या होता है, रप्चर, जो आर्टरी है वो रप्चर होगी। तो वो रप्चर जब कॉज करेगी तो उसकी वजह से हेमरेज भी होगा, यानी कि ब्लीडिंग भी कॉज होगी, और ब्लीडिंग होगी तो सीधी सी बात है पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन के अंदर जा सकता है। अगर पेशेंट कंटिन्यूस हाइपोवोलेमिक कंडीशन की या फिर हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में रहा तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो एन्यूरिज्म बहुत ही खतरनाक डिजीज कंडीशन है, इसका तो टाइमली यानी टाइम पर ही ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। अभी जानते हैं इमेज से, एक तो नॉर्मल एब्डोमिनल एयोटा है और एक है एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म की कंडीशन। देखिए यहाँ पे किडनीज आपको यहाँ पे थोड़ी ऊपर ज़्यादा दिखा रखी है वैसे, लेकिन किडनीज होती है यहाँ पर, ओके कोई बात नहीं, अपने को तो समझना है। यहाँ पे जो किडनीज है यहाँ पे आपको बता रखा है कि ये राइट रेनल आर्टरी है, ये है लेफ्ट रेनल आर्टरी, और ये आ रही है एब्डोमिनल आयोटा। बिल्कुल आपको समझाने के लिए दिखाया गया सब कुछ। आगे देखिए, एब्डोमिनल ये तो है नॉर्मल, ये जो कंडीशन है वो क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल सीधी आपको स्ट्रेट दिखाई दे रही। यहाँ पर देखिए आउट पाउचिंग यहाँ पे बन रखी है, मतलब डैमेज होने के बाद ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग होने के बाद यहाँ पे जो है स्वेलिंग जैसी कंडीशंस आपको दिखाई दे रही है। तो ये है इंफ्रारेनल एन्यूरिज्म यानी डैमेज एयोटिक वॉल। जो एयोटिक वॉल है उसमें डैमेज होने की वजह से यहाँ पे एन्यूरिज्म बन गया है। आगे देखिए इसके टाइप्स, एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से वो टाइप है और कैसे कैसे वो दिखाई देते हैं इमेज के थ्रू आपको समझाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देर आर 4 टाइप्स ऑफ एब्डोमिनल एन्यूरिज्म। कौन कौन से हैं, पहला है डिसेक्टिंग,
नेक्स्ट फॉल्स, नेक्स्ट फ्यूजिफॉर्म, नेक्स्ट साइकुलर। इनके भी इमेज दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। पहला है डिसेक्टिंग। इसके अंदर क्या होता है, द वेसल्स या फिर वेसल वॉल रप्चर्स एंड ब्लड क्लॉट इज रिटेन्ड इन द आउट पाउचिंग ऑफ टिश्यू। डिसेक्टिंग के अंदर क्या होता है, जो टिश्यू वॉल है वो रप्चर होने की वजह से, डिसेक्टिंग की वजह से या फिर रप्चर हो, जो वेसल वॉल है वो रप्चर होने की वजह से वहाँ पे ब्लड क्लॉट जो है वो बन जाएगा और वो टिश्यू के अंदर जो आउट पाउचिंग है वो क्रिएट कर देगा। तो ये क्या है, डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म। नेक्स्ट फाल्स, जिसको बोलते हैं स्यूडो एन्यूरिज्म, यानी फाल्स बोल सकते हैं आप। वहाँ पे जो एन्यूरिज्म बनी है वो क्या है, फाल्स या फिर स्यूडो एन्यूरिज्म भी इसको बोला जाता है। देखिए यहाँ पे पल्सेटिंग हिमेटोमा रिजल्ट्स फ्रॉम ट्रॉमा। जो फाल्स या फिर स्यूडो जो एन्यूरिज्म बनती है वो किसकी वजह से बनती है, ट्रॉमा की वजह से। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसको पता नहीं है कि अपनी जो अयोटा है उसके भी ऊपर कोई इंजरी हुई है और वो उस इंजरी की वजह से वहाँ पे जो एन्यूरिज्म बनी है उसको बोलते हैं फाल्स एन्यूरिज्म या फिर स्यूडो एन्यूरिज्म। नेक्स्ट है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म के अंदर क्या होता है, बाईलेटरल आउट पाउचिंग। जैसे कि ये एब्डोमिनल अयोटा है, बिल्कुल सिंपल एब्डोमिनल अयोटा है। अब देखिए यहाँ पे बाईलेटरल आउट पाउचिंग का मतलब हो गया कि यहाँ पे दोनों साइड में आउट पाउचिंग आपको दिखाई देगी। और जो एक है सेक्युलर, ये होती है यूनिलेटरल आउट पाउचिंग, यानी कि इधर इस साइड में यानी एक साइड में ही आपको सिर्फ आउट पाउचिंग दिखाई देगी, बाकी एक आपको बिल्कुल सिंपल दिखाई देगी, यानी एक तरफ आपको एन्यूरिज्म दिखाई देगा। यहाँ पे बाईलेटरल यानी कि फ्यूजिफॉर्म है, उसके अंदर दोनों तरफ आपको एन्यूरिज्म की आउट पाउचिंग दिखाई देगी। अभी इमेज के अंदर आपको और दिखा देते हैं थोड़ा सा। देखिए टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म के अंदर यहाँ पे सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक साइड ही आपको एन्यूरिज्म दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फ्यूजिफॉर्म, यानी कि दोनों साइड से ये ग्रोथ कर रहा है, तो ये क्या है, फ्यूजिफॉर्म है। नेक्स्ट एक है स्यूडोमोनास, स्यूडो एन्यूरिज्म। स्यूडो एन्यूरिज्म का मतलब है किसी ट्रोमा की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, यानी ये फाल्सली है, इसका किसी को पता नहीं है, इंजरी हुई, इंजरी की वजह से यहाँ पे जो एन्यूरिज्म है वो क्रिएट हुआ है, तो ये हो गया स्यूडो एन्यूरिज्म। ये अलग अलग इनके टाइप्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं कॉज, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म होने के खतरे होते हैं। फर्स्ट एथेरोस्क्लेरोसिस, ये तो कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है जो एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म कॉज करता है। नेक्स्ट कंजेनाइटल डिफेक्ट, कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट जो पहले से जन्मजात हो उसकी वजह से एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म हो सकता है। हाइपरटेंशन, अगर किसी पर्सन को लंबे समय से है तो उसकी वजह से भी एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म हो सकता है। हाइपरटेंशन से कैसे होगा, क्योंकि ब्लड का फ्लो है वो तेज रहेगा और वो बार बार अगर कहीं पर एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हो रखी है या फिर कहीं ट्यूमर वगैरह बन रखी है छोटी सी, तो उसकी वजह से वो वहाँ पे फोर्स डालेगा, मतलब वो वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर डालेगा, प्रेशर की वजह से वहाँ से जो लेयर है, जो मिड लेयर है वो रप्चर होगी, डैमेज होगी और उसकी वजह से भी एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म हो सकता है। नेक्स्ट इन्फेक्शन, अगर किसी भी इन्फेक्शन की वजह से भी यहाँ पे कोई भी माइक्रोब्स हो सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से भी हो सकता है, वहाँ से वीक हो जाएगी। नेक्स्ट है मार्फन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम की कंडीशन में भी एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म होने के चांसेस होते हैं। सिफिलिस, सिफिलिस जो डिजीज कंडीशन है अगर वो किसी पर्सन को हुई है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और ट्रॉमा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, फॉल्स या फिर स्यूडो एन्यूरिज्म के अंदर कि ट्रॉमा एक्सीडेंट जो हुआ है उसकी वजह से भी स्यूडो या फिर फॉल्स एन्यूरिज्म बन सकता है। नेक्स्ट देखिए असेसमेंट फाइंडिंग, क्या क्या पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे अगर एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म बना है तो देखिए पहला जो साइन सिम्टम देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, एब्डोमिनल मास टू द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन। जो एब्डोमिनल मास है वो लेफ्ट ऑफ मिड लाइन में आपको फील होगा, जब आप पाल्पेट करेंगे तो वहाँ पे जो एब्डोमिनल मास है वो लेफ्ट ऑफ मिड लाइन में आपको पाल्पेबल होगा। नेक्स्ट एब्डोमिनल पल्सेशंस, एब्डोमिनल पल्सेशंस भी आपको फील होगी। नेक्स्ट है ब्रूट्स ओवर द साइट ऑफ द एन्यूरिज्म, जहाँ पे एन्यूरिज्म बना है वहाँ पे ब्रूट्स आपको सुनाई देगी, मतलब ब्रूट साउंड आपको वहाँ पे सुनाई देगी। नेक्स्ट है कॉमनली एसिम्टोमेटिक, वैसी जो एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म है वो क्या होती है, कॉमनली एसिम्टोमेटिक होती है। ये सिम्टम्स तो हम मतलब ऐसी कंडीशंस अगर होती है तो इन प्रकार के सिम्टम्स उनके अंदर देखे जा सकते हैं, कंफर्म नहीं कह सकते कि ऐसे सिम्टम्स होंगे ही, क्योंकि ये कॉमनली वैसे एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन फिर भी कई पेशेंट्स के अंदर जब रिसर्च की जाती है तो उनमें ऐसे मोस्टली ज़्यादातर लोगों के अंदर इस प्रकार के सिम्टम्स देखे जाते हैं। नेक्स्ट डिमिनिश्ड फीमोरल पल्सेज, जो फीमोरल पल्सेज है वो डिमिनिश्ड होगी, मतलब अच्छे से फीलअप नहीं होगी, मतलब अच्छे से वो आपको सुनाई नहीं देगी।
नेक्स्ट लोअर एब्डोमिनल पेन, जो लोअर एब्डोमेन है वहाँ पर पेन होगा क्योंकि एब्डोमिनल आयोटा के अंदर एन्यूरिज्म बना है तो पेन भी होगा। लोअर बैक पेन भी होगा, बैक पेन भी होगा। नेक्स्ट है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन द लेग्स दैट लोअर देन दैट इन द आर्म्स, यानी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो पैरों के अंदर कम होगा के बजाय आर्म्स, जो हाथों में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसके बजाय पैरों में कम होगा। ये भी एक क्या है करेक्टरिस्टिक है या फिर साइन सिम्टम है एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म का। नेक्स्ट देखिए डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट, मतलब कैसे पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म ही हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। एब्डोमिनल कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन शोज एन्यूरिज्म, जो एब्डोमिनल कंप्यूटेड टोमोग्राफी है वो स्कैन हम करके पेशेंट में पता लगा सकते हैं कि एन्यूरिज्म बना है कि नहीं बना है। नेक्स्ट एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड शोज एन्यूरिज्म, अगर आप एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उससे भी हम एन्यूरिज्म का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टीरियोग्राफी शोज एन्यूरिज्म, आर्टीरियोग्राफी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी एन्यूरिज्म का पता आपको लग जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरे शोज एन्यूरिज्म, चेस्ट एक्सरे ये मोस्ट कॉमन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी ब्लैक यहाँ पे कर रखा है वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो चेस्ट एक्सरे आप जब करेंगे तो उसमें आपको दिखाई दे जाएगा कि एन्यूरिज्म पर्सन में हो रखा है कि नहीं हो रखा है। नेक्स्ट है ईसीजी डिफ्रेंशिएट एन्यूरिज्म फ्रॉम एमआई, जी हाँ ईसीजी भी पेशेंट की करनी होगी, एन्यूरिज्म के पेशेंट की ईसीजी भी करनी होगी। क्यों करते हैं ईसीजी? ईसीजी इसलिए करते हैं कि पेशेंट को एमआई और एन्यूरिज्म दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन तो नहीं हुआ है, इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ईसीजी भी पेशेंट की जाती है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिनसे हम पता लगा सकते हैं। अब देखिए ट्रीटमेंट कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। पहला तो इसका मोस्ट जो ट्रीटेबल जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? सर्जरी है, सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही हम जिससे हम कंप्लीटली इसको ट्रीट कर सकते हैं। बाकी तो हम नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे ही, कैसे कैसे पेशेंट की केयर करनी है, क्या कर सकते हैं हम पेशेंट के लिए। देखिए ट्रीटमेंट में सबसे पहले देखिए एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म रिसेक्शन, जहाँ पर एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म बना है उसको रिसेक्शन कर दीजिए, मतलब उसको काट के हटा दीजिए और फिर से उस एब्डोमिनल एयोटा को वहाँ से एनास्टोमोसिस कर दीजिए। ये बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, यानी कि ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है, इसका एकमात्र ट्रीटमेंट है। जो भी यहाँ पे ब्लैक लाइन दे रखी है ये तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो आपको ध्यान रखनी है। आगे हम और क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? बेड रेस्ट, और तो अपने पास है भी क्या, बेड रेस्ट हम दे सकते हैं पेशेंट को। अगर वो सर्जरी नहीं करवा रहा है तो सीधी सी बात है उसको बेड रेस्ट के अलावा और कुछ हम दे भी नहीं सकते। अगर उसको पेन हो रहा है तो मेडिकेशन दे सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अब आगे देखिए फार्माकोलॉजी या फिर ड्रग थेरेपी हम कौन कौन सी दे सकते हैं। तो देखिए पहली है एनाल्जेसिक, क्योंकि सीधी सी बात है उसको एब्डोमेन पेन होगा, बैक पेन होगा तो उसको दर्द होगा तो उसको एनाल्जेसिक देनी पड़ेगी। एनाल्जेसिक में कौन सी देंगे? ऑक्सीकोडोन, ये ड्रग का नेम है जो हम देते हैं एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म के पेशेंट को। नेक्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव, पेशेंट को हाइपरटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं होने देना है क्योंकि उसको एन्यूरिज्म हो रखा है, उसको बहुत ज़्यादा रिस्क होंगे एब्डोमिनल जो एब्डोमिनल एयोटा है उसके ज़्यादा रप्चर होने के, और वो बहुत ज़्यादा एन्यूरिज्म यानी ज़्यादा लंबी दूरी तक एन्यूरिज्म कॉज करने के चांसेस होते हैं। इसलिए एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस पेशेंट को देना है। कौन कौन सी देंगे? पैराजोसिन, नाइट्रोप्रोसाइड एंड नाइट्रोग्लिसरीन, ये कुछ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस उस पेशेंट को देंगे। साथ में बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स भी उसको देंगे जैसे प्रोप्रेनोलोल, मेटाप्रोलोल। जो मेटाप्रोलोल और प्रोप्रेनोलोल है ये भी उस पेशेंट को हम देंगे। तो ये कुछ ड्रग थेरेपी है जो उन पेशेंट्स को दी जाती है। नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग आप कर रहे हैं और नर्सिंग मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए किस प्रकार के अगर पेशेंट आते हैं तो आप क्या उसकी केयर करेंगे। तो पहला देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर असेस कार्डियोवास्कुलर स्टेटस एंड मॉनिटर एंड रिकॉर्ड वाइटल साइन। सबसे पहले आपको क्या करना है? कार्डियोवास्कुलर स्टेटस चेक करना है, असेस करना है, साथ ही वाइटल साइन आपको क्या करने हैं? रिकॉर्ड करने हैं, मॉनिटर करने हैं। नेक्स्ट टैकीकार्डिया, डिस्निया एंड हाइपरटेंशन में इंडिकेटिव फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट कॉज्ड बाय रप्चर ऑफ द एन्यूरिज्म। हमने अभी पढ़ा था साइंस सिम्टम के अंदर, या उससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था, इमेज मैंने आपको दिखाई थी, उससे पहले बताया था कि अगर रप्चर होगा या फिर डैमेज होगा एन्यूरिज्म के अंदर तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक होगा और
पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सेम अगर यहाँ पे टेकीकार्डिया, डिस्निया और हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन पेशेंट के अंदर दिखाई दे रही है तो समझ जाइए वो पेशेंट के अंदर क्या हो गया है, फ्लूइड या फिर वॉल्यूम की डेफिशिएंसी हो गई है, पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर चला गया है, यानी कि उसको रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म हुआ है, उसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर वो पेशेंट जा रहा है। और ये हाइपोवोलेमिक शॉक के कुछ साइन एंड सिम्टम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो यहाँ पे ब्लैक कर रखी है, तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है, बाकी आपको याद रहे नहीं रहे, लेकिन ये जो ब्लैक लाइंस आपको दिखाई गई है, ज़्यादा ही कुछ डार्क कर रखी है, ये लाइनें तो आपको याद करनी ही करनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैनेजमेंट देखिए, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट एंड लेबोरेटरी स्टडीज, लो यूरिन आउटपुट एंड हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेट हाइपोवोलेमिया। देखिए आपको इनटेक आउटपुट भी मॉनिटर करते रहना पेशेंट का, कितना क्या इनटेक कर रहा है, कितना क्या आउटपुट वो निकाल रहा है, तो ये आउटपुट इनपुट आपको मॉनिटर करते रहना है। अगर लो यूरिन आउटपुट हो रहा है, मतलब यूरिन की अमाउंट कम एक्सक्रीट आउट हो रही है और साथ में उस यूरिन की ग्रेविटी कैसी है, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो समझ जाना उस पेशेंट को हाइपोवोलेमिया हो गया है। क्या हो गया, हाइपोवोलेमिया, यानी कि वॉल्यूम की डेफिशिएंसी हो गई है। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जर्व द client for sign of hypovolemic shock from aneurysm rupture such as anxiety, restlessness, severe back pain, decreased pulse pressure, increased 3D pulse and pale, cool, moist, calm skin, and to detect early sign of compromises। दोस्तों यहाँ पे साइन सिम्टम दिखाए गए आपको हाइपोवोलेमिक शॉक के। अर्ली साइन सिम्टम हाइपोवोलेमिक शॉक के क्या होंगे, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपोवोलेमिक शॉक का अर्ली साइन क्या होगा, और आपको यहाँ से एक ऑप्शन दिया जाता है। इन्हीं टॉपिक्स, मतलब इन्हीं जो साइन सिम्टम है, इन्हीं में से एक ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए, अगर हाइपोवोलेमिक शॉक किसी पर्सन को होगा, यानी कि एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म हो रखा है और उसको हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है, तो उसमें अर्ली साइन कौन कौन से होंगे, एंजाइटी होगी, उसको रेस्टलेसनेस में रहेगा, सीवियर बैक पेन होगा, पल्स प्रेशर डिक्रीज रहेगा, 3D पल्स बढ़ी हुई मिलेगी, साथ में जो स्किन है वो पेल यानी पीले कलर की, कूल ठंडी, मॉइस्ट एंड काल्मी, बिल्कुल इस प्रकार की स्किन उस पेशेंट के देखने को मिलेंगी। ये अर्ली साइन होते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक के। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हाइपोवोलेमिक शॉक के अर्ली साइन को लेकर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या करोगे आप, जेंटली पाल्पेट द एब्डोमेन फॉर डिस्टेंशन, इंक्रीजिंग डिस्टेंशन में सिग्निफाइज इम्पेंडिंग रप्चर। आप और क्या कर सकते हैं, एब्डोमेन को पाल्पेट कर सकते हैं, डिस्टेंशन हो रखा है कि नहीं हो रखा है ये आप पता लगा सकते हैं। अगर डिस्टेंशन इंक्रीज है तो समझ जाना वो इम्पेंडिंग रप्चर को सिग्निफाई कर रही है। वो किसको इंडिकेट कर रही है, इम्पेंडिंग रप्चर को, यानी कि रप्चर वहाँ पे हो रखा है। नेक्स्ट, चेक पेरिफेरल सर्कुलेशन, पेरिफेरल सर्कुलेशन भी आपको चेक करना होगा। पल्सेज, टेम्परेचर, कलर एंड कंप्लेंट्स ऑफ एबनॉर्मल सेंसेशन टू डिटेक्ट पुअर आर्टेरियल ब्लड फ्लो, यानी आपको जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है वो तो आपको चेक करना ही है, साथ में पल्स, टेम्परेचर, कलर और जो कंप्लेंट, जो भी एबनॉर्मल सेंसेशन की पेशेंट दे रहा है वो भी आपको देखनी है कि क्या क्या वो बता रहा है, क्या हो सकता है। और डिटेक्ट पुअर आर्टेरियल ब्लड फ्लो, अगर ऐसी कोई भी कंडीशंस मतलब उस पेशेंट के अंदर शो हो रही है या फिर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है तो समझ जाना इसमें पुअर आर्टेरियल ब्लड फ्लो हो रहा है, मतलब बॉडी को प्रॉपरली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लड के माध्यम से नहीं मिल पा रहे हैं, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट, असेस पेन टू डिटेक्ट एनलार्जिंग एन्यूरिज्म और रप्चर, पेन का असेसमेंट भी करना है, कितना क्या पेन हो रहा है, जिससे एन्यूरिज्म के एनलार्जमेंट को पता कर सके और रप्चर को हम पता कर सके, उसको डिटेक्ट कर सके। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एज प्रेस्क्राइब्ड टू रिड्यूस हाइपरटेंशन एंड कंट्रोल पेन, मेडिकेशंस आपको एडमिनिस्टर करवानी होगी उस पेशेंट को, ताकि पेशेंट में जो पेन हो रहा है, पेशेंट को जो पेन हो रहा है उससे रिलीव मिल सके, और हाइपरटेंशन की अगर कंडीशन उसको हो रखी है तो उससे भी वो मिनिमाइज हो सके, उस कंडीशन को रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट है, encouraging the client to express feelings such as fear to dying to reduce anxiety। दोस्तों साथ ही एज ए नर्सिंग आपका एक रोल और है, वो होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। जब आप कॉलेज में थे तो उस टाइम सबसे ज़्यादा लाइन यही आप लिखा करते कि प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। हर एक मेडिकल सब्जेक्ट यानी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के हर एक डिजीज कंडीशन के अंदर आप ये लाइन तो कंफर्म लिख के आते थे कि प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। सेम एज इट इज़ वहीं आपका काम होता है।
साथ में जो पेशेंट की जो फीलिंग्स है, सीधी सी बात है, पेशेंट्स को पेन होगा, पेशेंट्स को पता चलेगा कि इस प्रकार की बीमारी और के पता नहीं कितनी खतरनाक होगी, क्या होगी, तो पेशेंट टेंशन में है, एंजाइटी हो रही है, तो आपको करना क्या है, पेशेंट की एंजाइटी को मिनिमाइज करना है, पेशेंट को एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं होने देनी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट उस पेशेंट को देना है। नेक्स्ट आपका काम क्या रहेगा, मेंटेन ए क्वाइट एनवायरनमेंट टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ रप्चर। साथ ही पेशेंट के जहाँ पर भी पेशेंट को रखा जा रहा है वो एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, क्वाइट, बिल्कुल शांत वातावरण होना चाहिए, ताकि पेशेंट के जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहे, और पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा तो रप्चर होने के चांसेस भी कम होंगे। तो ये कुछ नर्सिंग जो भी नर्सिंग कर्मी होते हैं उनके ये काम होते हैं, मतलब एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपके ये काम होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए नर्सिंग डायग्नोसिस। एनसीपी जो कॉलेजियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। एनसीपी आप बनाते हैं तो किन किन टॉपिक्स पे आप एनसीपी बना सकते हैं, अगर आपको एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म एनसीपी बनाने का मौका मिले तो देखिए नर्सिंग डायग्नोसिस कौन कौन से हो सकते हैं। एक्यूट पेन को लेकर आप एनसीपी बना सकते हैं, एंजाइटी को लेकर आप एनसीपी बना सकते हैं, इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन एन पेरिफेरल, या फिर पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन, या फिर इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन को लेकर आप यहाँ पे एनसीपी बना सकते हैं। रिस्क ऑफ डेफिशिएंट फ्लूइड यानी हाइपोवोलेमिक शॉक को लेकर भी यहाँ पे आप एनसीपी बना सकते हैं। तो मैंने कहा था एमएसएन एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 4-5 सब्जेक्ट आप साथ में पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म के लेकर यहाँ पे, मतलब ये जो डिजीज कंडीशन मैंने पढ़ी है इसकी छोटी सी समरी हम देख लेते हैं। मतलब ये जो लाइनें हैं ये तो आपको याद रखनी ही रखनी है। एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म में अगर आपको मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम पूछे तो आपको बताना है कॉमनली ये एसिम्टोमेटिक होती है। क्या होती है, कॉमनली एसिम्टोमेटिक। अगर आपको पूछे कि किस टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं इस बीमारी का, तो वो है चेस्ट एक्सरे जो एन्यूरिज्म को शो करता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट होता है इसका सर्जिकल एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म रिसेक्शन। वैसे मैंने आपको ये कंप्लीट चीज़ें बता दी है, ये सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, थोड़ा सा याद रहे और इनके बारे में आप कभी भी ना भूले। नेक्स्ट की इंटरवेंशन, तो ये भी हमने बात कर ली है इनके बारे में भी। आपको कार्डियोवैस्कुलर असेस जो स्टेटस है वो असेस करना है, साथ में वाइटल साइन मॉनिटर करने हैं, इनपुट आउटपुट भी आपको चेक करते रहना है, मॉनिटर आपको करते रहना है। नेक्स्ट ऑब्जर्व द क्लाइंट टू साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, यानी कि जो हाइपोवोलेमिक शॉक है उसके जो साइन सिम्टम है जो मैंने आपको अभी बताए हैं वो सेम एज इट इज़ वहीं आपको मतलब ऑब्जर्व करना है। पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में तो नहीं चला गया, वो कंडीशन भी आपको असेस करते रहना है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद करने ही करने हैं। आगे हम क्या पेशेंट को टीचिंग प्रोवाइड करेंगे, मतलब क्या पेशेंट को हम बताएंगे। एज ए नर्स आप टीचर भी होते हैं, एडवोकेट भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं, तो हर एक काम एज ए नर्स आपके होते हैं। तो यहाँ पे क्या टीचिंग आप प्रोवाइड करेंगे उस पेशेंट को, देखिए क्या क्या आप टीचिंग देंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिसऑर्डर एंड ट्रीटमेंट प्लान, पेशेंट को डिसऑर्डर के बारे में एक्सप्लेन करना है और उसके ट्रीटमेंट प्लान के बारे में उसको बताना है, पेशेंट को बताना है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये बीमारी हुई है, बिल्कुल छोटी सी बीमारी है और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, इस प्रकार से मतलब आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी उस पेशेंट को देना है। और उसको ट्रीटमेंट प्लान के बारे में बताना है कि आपकी सर्जरी होगी या फिर आपको ये मेडिसिन लेना है, अगर इससे ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको सर्जरी करके आपको ठीक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मतलब आपको एक्सप्लेनेशन पहले ही कर देना है। नेक्स्ट मेडिकेशंस एंड पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट, मेडिकेशंस के बारे में बताना है कि ये टेबलेट आपको इस टाइम लेनी है, ये टेबलेट आपको खाना खाने से पहले लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, ये इस प्रकार से मतलब आपको मेडिकेशंस के बारे में बताना है। और इसके बारे में भी बताना है कि इस मेडिकेशन की वजह से इस प्रकार के एडवर्स इफेक्ट आपके अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आपको एक्सप्लेन पहले ही कर देना है। नेक्स्ट साइन सिम्टम टू डिक्रीज पेरिफेरल सर्कुलेशन सच एज चेंजेस इन स्किन कलर एंड टेम्परेचर, कंप्लेंट्स ऑफ नमनेस एंड टिंगलिंग एंड एब्सेंट पल्सेज। पेशेंट को बोल देना है कि इस प्रकार के अगर साइन सिम्टम यानी इस प्रकार की अगर कंडीशन आपको शो होती है या फिर आपको फील होती है तो आप हमें जल्दी से जल्दी ज़रूर बताएं। किस प्रकार की डिक्रीज पेरिफेरल सर्कुलेशन, अगर पेरिफेरल सर्कुलेशन डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा और साथ में नंबनेस की कंप्लेन करेगा पेशेंट, और टिंगलिंग और एब्सेंट पल्सेस जैसी कंप्लेन जो है वो पेशेंट करेगा। अगर इस प्रकार की कोई भी कंप्लेन आपके पास होती है तो आप हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, ये भी आपको उस पेशेंट को बताना होगा। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी लिमिटेशन, एक्टिविटी लिमिटेशन उस पेशेंट की रखनी है, पेशेंट को बताना है कि आपको ज़्यादा घूमना नहीं है इधर उधर, इंक्लूडिंग अल्टरेटिंग रेस्ट पीरियड्स with activity and adhering to prescribed exercise and diet regimen।
यानी आपको ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं करनी है, जितनी आपको एक्टिविटी के बारे में बताया गया है डॉक्टर्स के द्वारा उतनी ही एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है जब आप, और आपको जो डाइट के बारे में बताया गया है वहीं डाइट आपको लेनी है। ऐसे नहीं है कि हाइपरटेंशन पेशेंट को हो रहा है और उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट खिला रहे हैं। देखिए पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन ऑलरेडी हो रखा है और उसको एन्यूरिज्म हो रखा है और साल्ट उसको आप दे रहे हैं तो सीधी सी बात उसको हाइपरटेंशन और ज़्यादा होगा और उसकी वजह से एन्यूरिज्म की कंडीशन और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो सीधी सी बात है, डाइट में आप क्या करेंगे, सोडियम रेस्ट्रिक्ट डाइट, सोडियम रेस्ट्रिक्ट डाइट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। ये टॉपिक आप सभी को समझा दिया गया है। अगर आपको फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को वैसे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द लेके आएंगे, वो भी आपको देखना है और पढ़ना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना है। दोस्तों ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। यहाँ से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है नर्सिंग चैलेंजर्स नेम से, वहाँ से ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली टेस्ट सीरीज होती है, उसका आप फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारा चैनल भी है नर्सिंग चैलेंजर्स नेम से ही, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हर एक पीडीएफ वगैरह आपको इजीली मिल जाती है। और ग्रुप में क्या है, डेली टेस्ट सीरीज होने की वजह से आपको पीडीएफ ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए आपको दोनों को ही ज्वाइन कर लेना है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।